अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। आई होप कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ तो आइए हम और आप मिलकर करते हैं आज के दिन का आगाज़। आज का दिन हर दिन की तरह बहुत खूबसूरत है, पहले दिन से बेहतर हो और आने वाला हर दिन हमारा बेहतरीन हो। अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए और रब की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि गिले शिकवे तो हम करते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह ताला का अगर हर हाल में हर नेमत पे शुक्र अदा किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए, तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में सुकून रहता है, आपके रिस्क में बरकत रहता है, बल्कि आपके आने वाला हर दिन पहले से बेहतरीन हो जाता है। तो हम हमेशा जो है ना वो ऐसी ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं जिनका पूरा होना ना होना हमें नहीं पता है कि कौन सी ख्वाहिश कौन सी दुआ कब पूरी होगी। तो बेहतर है कि ख्वाहिशात के पीछे भागें, उससे बेहतर ये है कि अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र अदा करें, लेकिन कोशिश ज़रूर करें, अपने ख्वाबों को ज़रूर पूरा करें। और बस आज की ये अच्छी बात है कि अल्लाह ने जो भी इंसान के हक़ में फ़ैसले किए हैं वो फ़ैसले बेहतरीन हैं। हो सकता है कि कुछ फ़ैसले ऐसे हों जो आपकी भी मर्ज़ी के हों और रब की भी रज़ा उसी में हो, लेकिन बहुत सारे फ़ैसले ऐसे होते हैं कि जो हमें लगता है कि वक्ती तौर पर हमारे हक़ में बेहतरीन नहीं है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है तो वक्त साबित करता है कि अल्लाह ने जो हमारे हक़ में लिखा है वो बहुत बेहतर लिखा है। तो इसलिए किसी भी तरह के गिले शिकवे से बेहतर है कि रब की ज़ात का हमेशा शुक्र अदा करें और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते रहें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में सुकून भी लेके आती हैं और हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ भी पैदा करती हैं। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हम सब देखने वालों के लिए जो है ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे और आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब करे। मौसम बदल रहा है तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रह सके और आप हर तरह की बीमारी से, हर तरह के मसले से महफूज रह सकें। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। और मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क की हालात हमें पता है कि अप्स एंड डाउन्स का शिकार हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का दौर स्टार्ट होता है तो बहुत सारी इसमें तब्दीलियाँ भी आती हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त हमारे हक़ में और हमारे मुल्क के हक़ में बेहतरीन साबित हो। सियासत की क्या सूरत हाल है, इलेक्शन करीब है, क्या महंगाई पर कंट्रोल हो सकेगा, क्या आवाम जो महंगाई से सताई हुई है, महंगाई के इस जिन को हम काबू कर पाएंगे या नहीं, और किस तरह के हमारे मुस्तकबिल के प्लान्स रहेंगे, इसी पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है गुलाम भीख अवान, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और माहिर बल्दियात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साथ ही साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सर, मौसम तो बदल गया है, सियासत का मौसम कैसा है और कैसे हालात चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबके इल्म में है, 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और इलेक्शन कमीशन ने भी अब जो जनरल इलेक्शंस हैं उनकी तारीख का ऐलान कर दिया है। और चूँकि अब जनरल इलेक्शंस की आमद है तो ज़ाहिर है उस हवाले से फिर सियासी सरगर्मियों में भी एक थोड़ी सी तेज़ी आई है और सियासी जो कायदीन हैं जमातों के, वो सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से सरगर्म अमल हैं। और मेरा चूँकि ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है तो हमारे कायद भी, जैसा कि आप सबके इल्म में है, 21 अक्टूबर को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और उन्होंने भी भरपूर अंदाज से अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू की हुई हैं। और उनके साथ मैं अब ये समझता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2018 के जनरल इलेक्शंस में हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, और वो सिर्फ हमारे साथ ज़्यादतियाँ नहीं हुई, मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से इस बात को कहने में कोई आड़ महसूस नहीं करूँगा कि जहाँ तक ताल्लुक़ हमारे मुल्क की मैशियत का है तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया गया, पाकिस्तान का नुकसान किया गया, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान किया गया और मुल्क को उस डगर से हटा दिया गया जो तरक्की की तरफ जा रही थी और जो तरक्की की तरफ हम गामज़न थे, उस सारे सफ़र को सबूताज कर दिया गया। और इसमें हमारी गवर्नमेंट ने, जब ये हमारी कोलिशन की गवर्नमेंट बनी तो उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि हमने अपने सियासी मफादात को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा, बल्कि हमने इस रियासत को बचाया, हमने पाकिस्तान को बचाया और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से और एक मुहिब वतन क़यादत की हैसियत से हमारी लीडरशिप ने जो फ़ैसले किए, यकीनन उसके असरात आने वाले दिनों में आएंगे और आवाम रिलीफ महसूस करेंगे। क्योंकि अभी अगर मौजूदा दौर की आप बात करें तो यकीनन चूँकि ये इलेक्शन अब आने वाला है और जैसा कि आपके इल्म में भी होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर के हवाले से, क्योंकि जिस पे हमने बात करनी है,
जिस पे हमने आइंदा इलेक्शन लड़ना है, और हमने अपनी कारकर्दगी भी बतानी है, और हमने मुल्क के लिए क्या करना है, हमने अपने वो प्लान्स बताने हैं। क्योंकि कायदे मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं, तो उसकी हमारी मंशूर की जो कमेटी है उसको तश्कील दे दिया गया है। इसकी सरबराही जो सेनेटर हमारे बड़े सीनियर रहनुमा हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उनकी क़यादत में, और वो पूरी टीम है जो इसको देखेगी, और इंशाअल्लाह एक ऐसा जामे मनसूबा और जामे प्लान लेकर कौम के सामने आएंगे और कौम को बताएंगे कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ क्या हुई हैं। और हम सिर्फ तनकीद बर तनकीद नहीं करेंगे, बल्कि एक बहुत मजबूत, जानदार, भरपूर इस मुल्क की और कौम की तरक्की के लिए ऐसे एजेंडा देंगे कि जिस पर अमल दरामद करके इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की उन राहों पर गामजन करेंगे, और इन बदहाली के इस रजीम से निकाल के इंशाअल्लाह तरक्की की तरफ इस मुल्क को गामजन करेंगे, और इंशाअल्लाह आवाम को वो रिलीफ जो वो चाहते हैं इंशाअल्लाह वो ज़रूर मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि एज नेशन हम सबकी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि पाकिस्तान की फलाह बहबूद और कामयाबी होनी चाहिए। अब्दुल रहमान, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल भी जो है, पहले तो बहुत महंगाई रही, फिर थोड़ा सा डॉलर जो है वो स्टेबल हुआ, चीज़ों में कुछ कमी हमें उनकी रेट्स में दिखाई दी। तो क्या आने वाले दिनों में जैसे हालात चल रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? थैंक यू ज़ीनत। देखिए, जब तक तो इलेक्शन नहीं होते तब तक तो ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखें जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो केयर टेकर जो है वो गवर्नमेंट तो नहीं बना सकती ना। ये तो प्रॉपर जो भी गवर्नमेंट आएगी 8 फरवरी के बाद वो बनाएगी। फिर उसके बाद महंगाई कम करना भी मकसद होगा, इम्पोर्ट भी थोड़ी बढ़ाएंगे ताकि जो मुल्की लेवल ग्रोथ रेट है वो भी थोड़ा बढ़ता जाए। क्योंकि ये नुकसान हुआ है कि यहाँ पर जो ही हमने जो है वो इंपोर्ट बंद की, उसके बाद ग्रोथ रेट इधर बहुत गिर गया और चीज़ें जो है वो बाहर से आ नहीं पा रही हैं उस तरह से। कंटेनर्स अभी तक जो है वो मसला बना हुआ है, उनका एलसीज ओपन नहीं होती हैं। तो ये सारा कुछ फिर नॉर्मलाइजेशन की जानब चला जाएगा ना। जैसे चीज़ें बेहतर होती हैं, फ्यूल प्राइसेस थोड़ी और कम हो जाएंगी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर खासी कम है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि रुपया जो है वो स्ट्रेंथन रहे। अब डॉलर के मुकाबले में रुपया दोबारा कमज़ोर हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर, क्योंकि जो ही कोई चीज़ इंपोर्ट की जाती है या इवन के फ्यूल का बिल पे किया जाता है तो उसके बाद जो है वो डॉलर फिर कम हो जाता है। अभी IMF के साथ डील है, देखें क्या बनता है। तो ये सारा कुछ डिपेंडेंट है एक जो है वो एक तगड़ी हुकूमत पर, जो भी आए। मियां नवाज शरीफ साहब इस मामले में जो है वो अभी दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं, बलूचिस्तान गए हैं, बाप पार्टी समेत तमाम जितने भी अहम बलूचिस्तान के लीडर थे वो उनके साथ आ गए हैं। इसी तरह से सिंध में वो MQM के साथ मिलकर लड़ेंगे कराची में। तो काफ़ी बाज़ार तो ये दिखाई दे रहा है कि नून लीग जो है हुकूमत बनाने की मजबूत पोजीशन में है। तो ये अच्छी बात होगी, एक अच्छी एक जो है वो स्ट्रॉन्ग हुकूमत जब आएगी तो उसमें चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। जो दोस्त ममालिक होते हैं वो भी जो है वो कर्ज देते हैं, या इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है वो आती है बारी बरकत तादाद में। स्टॉक मार्केट काफ़ी बेहतर जा रही है, वो इसी वजह से जा रही है। नून लीग के दौर में हमेशा जो है वो बुलंदियों को छूती है। तो अभी यहाँ पर क्योंकि ये तासुर मिल रहा है, जब देखिए मियां नवाज शरीफ वापस आए थे और उनकी बायोमेट्रिक हो रही थी एयरपोर्ट पर, तभी ये तासुर मिलना शुरू हो गया था कि अब जो है वो अगले प्राइम मिनिस्टर यही होंगे, क्योंकि तमाम इदारों को वो काबिल कबूल है इस वक्त ना, और वही है जो मतलब इस मुल्क को अभी बेहतर चला सकते हैं। तो ये सारा कुछ फिर वो फरवरी के बाद होना शुरू होगा। महंगाई भी थोड़ी बेहतर होगी, बिजली या फ्यूल की जो कीमतें हैं वो थोड़ी कम होंगी, रुपया थोड़ा मजबूत होगा, डॉलर जो है वो मज़ीद थोड़ा कमज़ोर होगा। डॉलर 250 के लगभग अगर आ जाता है तो उसके बाद जो इम्पोर्ट है उस पर काफ़ी टैक्सेशन या काफ़ी जो है वो दबाव कम होगा, फ्यूल प्राइसेस काफ़ी नीचे आ जाएंगी। तो ये सारी वो चीज़ें होंगी जो मुल्की मईशत को चलाने में जो है वो मददगार साबित होंगी। देखें, इंडस्ट्री यहाँ पर चले तो रोज़गार मिलेगा। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन का शोबा है, ये चलता ही इसी बुनियाद पर है। एक जायज़ा तो लिया जा सकता होता है ना कि यहाँ पर ट्रैवलिंग कितनी हो रही है, टूरिस्ट कितने जा रहे हैं, या लोग अपने कामों से कितने जाते हैं, या कोई भी चीज़ यहाँ पर लानी है तो वो सारी की सारी तो ट्रांसपोर्टेशन की मरहूने मेहनत है। किसान से सब्ज़ी लेकर जो है वो बाज़ार तक पहुँचानी है, तो अभी जो फ्यूल जितना महंगा है उसी का रेट 40-50 रुपये हर सब्ज़ी के साथ ऐड हो जाता है, बाकी बेशक 5 रुपये की आए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर इन सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। सब्ज़ियाँ सस्ती होती हैं, दालें सस्ती होती हैं, पाम ऑयल सस्ता होता है,
तो फिर नतीजातन जो है वो घी दालें भी सस्ती होंगी। तो ये सारी तवक्कुआत एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत के साथ वाबस्ता है। बिल्कुल। और अगर थोड़ी सी मौजूदा हालात के बात की जाए और स्पेशली फैसलाबाद की बात की जाए तो आपको पता है कि एक सनती शहर है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत बहरान का शिकार है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारी जो है वो केमिकल इंडस्ट्री है, चाहे हमारी शुगर मिल्स हैं, जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं और बंद होने के दहाने पे हैं। जो चल भी रही हैं वो कोई इतने आसान अंदाज से नहीं चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपकी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आती है तो क्या हालात बेहतर होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत अदम तवज्जो का शिकार रही है गुज़िश्ता सालों में? जी, इसका मुख्तसरन जवाब तो यही है कि इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। और इसके पीछे ये सिर्फ हम ज़ुबानी बात नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, उनके पास एक अहल टीम है। और इसकी अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि माजी में PTI के जो सरबराह थे, वज़ीर आज़म थे, वो ये बात मुतअद्दिद बार कह चुके थे कि हम ना तजुर्बाकारी की भेंट चढ़ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क चलाने के लिए, एक छोटा ख़ानदान चलाने के लिए भी एक मनसूबाबंदी की और एक समझ बूझ की ज़रूरत होती है। तो चे जाए कि मुल्क चलाना है, तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को बीइंग वज़ीर आज़म भी एक्सपीरियंस है, उनके साथ बड़े सीनियर और तजुर्बाकार उनके साथ रफ़क़ाकार हैं। और इन तमाम मामलात को सुलझाने के लिए ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि टच करेंगे तो मुल्क के हालात बदल जाएंगे। इसके लिए बड़ी दिन रात वो शब रोज़ मेहनत के बाद इनको मामलात को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास वो अहल टीम है और उनके पास विजन है। और मियां साहब ने जितना ये अरसा गुजारा है, तो मेरी ज़ाती तौर पर ये राय है और मैं समझता हूँ कि मियां साहब ने भी और हमारी टॉप लीडरशिप ने भी इस पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू के बाद और बड़ी सोच विचार के बाद इसका पूरा प्लान हमारे जहन में है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की है कि ये कोई हमने ऐसे ही नहीं है कि हमने बाकायदा वो हमारा जो मंशूर बन रहा है, हम कौम को एक एजेंडा देंगे और उस एजेंडे पर काम करने के लिए हमें यकीनन ये कोई आसान काम नहीं, मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल हदफ है, लेकिन हमें अल्लाह की ये बारगाह से पूरी उम्मीद है। और हमारा स्लोगन भी था जब मियां साहब तशरीफ़ लाए तो हमने ये कहा था कि उम्मीद से यकीन तक, इंशाअल्लाह इस पाक सरज़मीन को हम इन मुश्किल हालात से निकालेंगे और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह वो तरक्की और खुशहाली की वो लहर जिसकी सारी अवाम उम्मीद रखती है और हम भी उम्मीद रखते हैं, वो इंशाअल्लाह करेंगे। उसके लिए जैसा बिचौर साहब ने कहा है, जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसके आम कंज्यूमर तक असरात आते हैं जी। वो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हों या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से हों, आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात आम कंज्यूमर तक आते हैं। और फिर अभी आपने इंडस्ट्री की बात की है, ये बड़ी वैलिड बात है। फैसलाबाद चूँकि एक सनती शहर है और इसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, तो सनत के जो हालात हैं वो आपके सबके सामने हैं। और उसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं? वो उसके पीछे मुहर्रकात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर, अब ये डॉलर्स की बात हो रही थी, तो हमारी सनत जो है वो इंपोर्ट से और एक्सपोर्ट से दोनों चीज़ों से वाबस्ता है जी। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो पिछले सालों में हाल रहा है वो आप लोगों के सामने है। तो मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि सारा मलबा किसी और पर डाल दें, लेकिन वो 5 साल अगर निकाल लें तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के दौर का आप मवाजना कर लें। तो जैसा कि बिचौर साहब ने भी ये बात की है, यकीनन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने से ये वो ठंडी हवा के झोंके आना शुरू हुए। स्टॉक एक्सचेंज का भी इन्होंने जिक्र किया, उसका हाल आप देख लें। फिर इस हवाले से ये पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में जो कमी हुई है उसके असरात भी कुछ ना कुछ अभी तक लोगों के पास आए हैं। अब आम आदमी का जो मसला है ना जी, वो उनके गैस के बिल हैं, उनके बिजली के बिल हैं, उनकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों में वो चाह रहे हैं कि कमी हो। और वो कमी तब होनी है जब उसके लिए मंडी से लेकर मार्केट तक उसके लिए जो इस सिस्टम में हर चीज़ आती है उसको हर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और फिर अभी ये रिसेंटली अगर आप देखें तो चूँकि गंदम की बुआई का ये सीज़न शुरू होने वाला है और खाद मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और अगर खाद मार्केट में अवेलेबल है तो अब ये इसमें हमारी आवाम का भी कुछ कसूर है। ये कुछ ऐसे हमारे ताजर हजरात जो मैं समझता हूँ कि इस कौम के साथ भी ज़्यादती करते हैं, उन्होंने अब ज़ख़ीरा किया हुआ है और इस पे हुकूमत ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। मैं समझता हूँ ये भी शाबाश के काबिल बात है। अब जब ज़िम्मेदार को खाद बर वक्त नहीं मिलेगी और महंगी मिलेगी तो यकीनन उसका वो बेचारे की मेहनत का उसको फल तो फिर मिलेगा ही नहीं। और फिर आगे ये इस पे मौसम पे, चूँकि ये बिल्कुल ये वाहिद शोबा ज़रात का ऐसा शोबा है इसमें अल्लाह की ज़ात पे 100% इन्हिसार करना पड़ता है। और मेरे ख्याल में
अभी जो हालात हैं हमारी सनत के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, या इवन ये कि हमारे मुल्क के जो कारोबारी हजरात हैं वो सब वावेला इसी बात का करते हैं कि हालात बड़े ख़राब हैं। हालात ख़राब हैं, और क्या हालात जो है वो आने वाले दिनों में बेहतर होंगे या नहीं, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और मुल्की हालात की अगर बात करें तो सियासत में जो है वो रद्द-बदल तो दिखाई हमें वक्त के साथ देती है। सियासत का जो बहुत बड़ा ताल्लुक है वो मुल्की हालात से और मुल्क की हर इंडस्ट्री से जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक्सपेक्ट्स के साथ जो है वो हर इंसान जो है वो हुक्मरान की तरफ देखता है कि हमारे मुल्क में बेहतरीन पॉलिसीज़ हों, ताकि हम उनको जो है फॉलो करते हुए अपनी इंडस्ट्री को, अपने कारोबार को या अपनी नौकरियों को बेहतर कर सकें। तो हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं, चाहे छोटा सा कोई पहलू है या बहुत बड़ा पहलू है, कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब किसी भी एक जो है वो इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है तो उसका असर हम सब पर होता है। सियासत आने वाले दिनों में किस तरह से हमारे हालात को बेहतर कर पाएगी और क्या हमारी इंडस्ट्री आसान अंदाज से चल पाएगी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा मेजर जो रोल है वो सियासत का है। ये एक सेंट्रल पॉइंट है जिसके गिर्द हम सब की ज़िंदगियाँ घूमती हैं, हम सबका कारोबार घूमता है, हमारी चाहे ज़ाती ज़िंदगी है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, हम हर कोई जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और बस उम्मीद कर सकते हैं, और उम्मीद का दामन कहते हैं कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतरीन होंगे, बेरोज़गारी ख़त्म होगी और बढ़ती हुई महंगाई पर भी जो है वो इंशाल्लाह काबू पाया जा सकेगा। अब्दुर्रहमान, अगर बात करें हालात की, जिस तरह से इंडस्ट्री की बात करिए, आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ जो है अगर रेलवे की बात की जाए या PIA की बात की जाए तो हर इदारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं कि बहरान का शिकार है। तो आने वाले हालात में आप क्या समझते हैं, क्योंकि हमारा तो पूरा सिस्टम अगर देखें तो रूट से जो है वो ख़राब होना शुरू हुआ है, और हर इंडस्ट्री, चाहे वो सनती इंडस्ट्री है, चाहे हमारे इदारे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जो है ना वो फ़राइज़ को शायद उस तरह से अंजाम नहीं दे पा रहे जिससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीडरशिप अच्छी होने से क्या बाकी का जो नीचे के मेंबर्स होते हैं वो भी अपना काम उतने बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं? इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा और कब रखेगा ताकि हमारे इदारे बेहतरीन अंदाज में चल सकें? जीनत, देखिए ये मामलात कुछ जो है वो आला अदलिया से भी वाबस्ता रहे हैं। जब इफ्तिखार चौधरी अपनी पूरी ताकत में थे तो उन्होंने स्टील मिल के हवाले से जो है वो फैसला रोक दिया था। देखिए, हुकूमत जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए होती है, अगर बार बार उसमें मुदाखलत होगी तो वो चीज़ें चल नहीं सकेंगी। अब मामला ये बना हुआ कि स्टील मिल और PIA को कोई मुफ्त में लेने को तैयार नहीं है। इतने ज़्यादा कर्जे हैं या इतने ज़्यादा वहाँ पे इशू बने हुए हैं। चीज़ें प्राइवेटाइज़ की जाती हैं या उनको चलाने के लिए जो है वो अहल टीम में तैयार की जाती है। बदकिस्मती से दोनों का भुगतान है, और इतना ज़्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व हो चुका है कि यहाँ पर गवर्नमेंट मज़ीद जो है वो दे तो रही है मजबूरी में, लेकिन हल इसका ये है कि आज प्राइवेटाइजेशन हो जाए, 5 साल बाद हो, साल बाद हो, जब भी हो, हल इसका वाहद यही रहा है। कुछ महकमे ऐसे है इसी में जिसमें मतलब देखें ना कि PIA में अब लोगों का जो वो रिलीफ दे देकर या सब्सिडी देकर जो लोगों के पैसों से वो चलाना और सब्सिडी उनको देनी जो कि जहाज़ का सफ़र कर रहे हैं, तो ये वैसे ही जो है वो बड़ी अजीब बात लगती है। स्टील मिल बंद हो चुकी है लेकिन वहाँ पर ओवर टाइम के नाम पे जो है वो लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और ये हर महीने में या हर साल में समझ लें 200-400 अरब रुपये का खसारा इसको देना पड़ता है ताकि मुलाजमिन की तनख्वाहें और दूसरे मामला चलता रहे। तो ये सारी सूरत हाल है कि सरकार तो अपने अदारे चलाने में नाकाम हो चुकी है। प्राइवेटाइज़ किया नहीं जा रहा क्योंकि अदालतें जो है वो आ जाती हैं, और जो यहाँ पर बार बार इश्तिहार भी देते हैं तो कोई एक्शनर भी सामने नहीं आता कि कल को कोई रेड कर देगा। ये एक बड़ा मसला है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन को खुलकर काम नहीं करने दिया जाएगा चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। इसी तरह से यहाँ पर जो आपने बात की, यहाँ पर अगर आला ईवानों में या लीडरशिप है उसमें ईमानदारी आ जाए तो नीचे कैसे लानी, तो ये सारा तो एक पूरा पैकेज होता है ना कि मजमूई तौर पर जो इदारे या डिपार्टमेंट्स इतने ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं या सिस्टम ही हमारा इतना बोसीदा हो चुका है कि इसमें जो है वो बेहतरी लाने के लिए सारी चीज़ों को तब्दील करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई भी नीचे का क्लर्क हो या ऊपर का जो ऑफिसर हो, इसमें सबसे बड़ी देखें रुकावट ब्यूरोक्रेसी है। वो सारी नोटिंग पर या ड्राफ्टिंग पर चलती है कि कोई ना कोई उनका काम ये होता है कि जो भी नया बंदा आ गया उसको कागजात में उलझाए रखना।
और उसी में जो है वो अपना काम लटकाते जाना। इसी वजह से शहबाज शरीफ जो थे, जिन पर तनकीद भी की जाती रही है कि वो नौजवान ब्यूरोक्रेट के साथ काम करते हैं और बाकियों को जो है वो खुदे लाइन लगा देते हैं, तो उसकी वजह यही थी कि वो ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं करते और काम करते चले जाते हैं और प्रोजेक्ट पूरे होते चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा बन चुका है कि यहाँ पर जो बंदा काम नहीं करता उसकी प्रमोशन तेज़ होती है, वो कहीं पर कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होता। जब भी अच्छी पोस्ट पर नाम आएगा उसका नाम आएगा कि जो बंदा कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी कुछ नहीं किया होता। जो बंदा ऑफिसर या कोई भी जो अहदेदार या कोई भी काम करना चाहता है या काम करता है, तो उसकी जगह जो है वो पाकिस्तान में जो है वो जेल में होती है या वो मुतनाज़ हो जाता है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, शाहिद खकान अब्बासी ने जो है वो LNG के सौदे किए, बड़े बर वक्त किए, और उसके बाद जो है वो उन्होंने नैब की कस्टडी बुक दी। आने वाली हुकूमत ने उससे इबरत हासिल करते हुए असद उमर ने और दूसरे मिनिस्टर्स ने कोई सौदा नहीं किया, और वो सारे बैठे हुए हैं अपने घरों पे, और उसका नतीजा देख लें कि यहाँ पर गैस देने के लिए नहीं है, 2-2 घंटे आ रही है, और शायद अगले साल से ये इसको भी कम करना पड़े, क्योंकि अब गैस की ज़रूरत सभी ममालिक को और कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। जब टाइम था वो तब हम नहीं ले सके। ऐसे ही होता है कि जो गंदम कबलस वक्त ले लेता है उसके बाद गंदम की शार्टेज नहीं होती। चीनी का भी यही मामला होता है, लेकिन जो बंदा चुप करके बैठा रहता है, नाअहल होता है, वो सारी कौम का नुकसान करता है और उस पर कोई इतराज़ भी नहीं कर रहा होता। मज़े की बात की है, तो ये मसला है, सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है। यहाँ पर जो अदलिया पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मसला ये है कि वही उन्हें रिलीफ दी जा रही होती हैं। अब देख लें, मतलब पंजाब में कोई VC नहीं लग रहा, क्योंकि डॉक्टर इकरार का जो केस है उसमें अदालत ने VC लगाने से रोका हुआ है। तो वो मतलब रिटायर हुए को भी अरसा बीत चुका है, लेकिन अभी तक वाइस चांसलर की पोस्ट पे चिमटा हुआ है। इसी तरह से शुगर मिल्स के केसेस देख लें, या कम से कम 5 से 6 हज़ार अरब रुपया जो है वो टैक्सेशन का, जो FPR का और मुख्तलिफ PRA और दूसरे टैक्स इकट्ठा करने वालों का, वो अदालतों में स्टे की नज़र हुआ पड़ा है। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि हमारे इदारों को जो है ना उनका बहुत आसान अंदाज में चलना ज़रूरी है, तभी हम जो अपने है ना माशरे को या हम अपने मुल्क को बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे ज़ाहिर बात है इलेक्शन करीब आते हैं और हमेशा से एक पाकिस्तान की सियासत की रवायत रही है कि दीगर पार्टियों के लोग जो है वो आते हैं और दूसरी पार्टियों में जो है ना शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। आपकी पार्टी में बहुत सारे जो है नए लोग शामिल हुए हैं, उनकी आना कितना साजगार साबित होगा और क्या नए चेहरे मजीद हमें देखने में मिलेंगे? जी, यकीनन नए चेहरे देखने में मिलेंगे, और ये इस हवाले से चूँकि जमातों में शिकस्त व रेख्त भी होती है, और फिर यकीन जमहूरी सिस्टम में जो लोग इलेक्टेबल्स के साथ आते हैं और वो सीट्स जीतने के लिए, ज़ाहिर है हुकूमत बनाने के लिए ज़्यादा सीट्स की ज़रूरत होती है, तो फिर उसके लिए ये लीडरशिप का काम है कि वो इसको कैसे देखते हैं, किस अंदाज से इसको निभाते हैं। फिर चूँकि ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में कोई एक जमात इस, अब मैं समझता हूँ मौजूदा सिनेरियो में अपनी अकेली हुकूमत अक्सरियत के साथ बनाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन अगर इस पे पिछला रोना रोएंगे कि उसकी वजूहात क्या हैं, तो वो बात दूर निकल जाएगी। मुख्तसरन यही है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो चूँकि अभी जैसा कि अभी चौर साहब ने भी बात की है कि हमने वो बलूचिस्तान के जो वहाँ पे रहनुमा हैं या हमायदीन हैं या सियासी रहनुमा हैं, उनके साथ हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुलाकातें की हैं और उनको कौमी धारे में शामिल किया है। और फिर MQM की बात करें, इसी हवाले से दीगर जमातों से भी ये गुफ्तो शनीद जारी है और ये सियासी अमल का हिस्सा है। इसमें यकीनन जहाँ पे हमारी लीडरशिप समझेगी कि हमें इसकी ज़रूरत है और हुकूमत बनाने के लिए, ये सिर्फ हुकूमत बनाना काम नहीं है, हुकूमत चलाना असल काम है। और हुकूमत चलाने के लिए हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि हमने वो कोalition गवर्नमेंट को जिस एहसन अंदाज से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने चलाया है, मैं समझता हूँ कि घर में 2-4 लोगों को मुतमिन करना या उनको सबको साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। और मुल्क के लिए, चूँकि मुल्क की काज होती है, इसमें हमारा जो नुक्ता नज़र है वो अपना जो है वो कुछ भी हो, लेकिन मुल्क के वसी तर मफाद के लिए उसको चलाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को साथ लेके चला जाए। और उसमें फिर ये भी ज़रूरी है कि ये एक ऐसी राय मुल्क के अंदर डेवलप की जाए कि जिसमें सारे मुल्क के लोगों को एतमाद में लेके, तो उनको उस कौमी धारे में शामिल करके मुल्क की ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं ताकि उनमें रुकावट ना बने। और उस स्मूथ रनिंग के लिए ये बड़ी वैलिड बात है कि तसलसल के साथ इंतखाबात होने चाहिए, ताकि ये वो छान ना लग जाए। इसमें जो लोग डिलीवर करें, जो लोग इस मुल्क की कौम की तरक्की के लिए
अवाम बड़े बाशऊर हैं जो बेहतर अंदाज में काम करेंगे उनको वो सराहेंगे और जो नहीं करेंगे उनको कंडेम करेंगे। बिल्कुल। और आवाम की अगर बात करें तो आवाम की सबसे बड़ी ताकत, मैं हमेशा से कहती हूँ, वोट है। तो अपने वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कोई भी पार्टी हो, हमारा मकसद जो है वो पाकिस्तान की फलाह बहबूद है, जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगी। हमें सिर्फ कंसर्न उस पार्टी से जो आए, काम करे और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। उससे ज़्यादा हमारे लिए जो है ना मौजूद और बेहतर लीडर कोई नहीं हो सकता, वो चाहे फिर किसी भी पार्टी से हो। अपने वोट का जो है वो सही इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और अभी आपके पास वक्त है, सोचिए। वक्त है छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मुल्क के हालात की बात करें तो पाकिस्तान में सियासत का जो एक नया दौर है वो तो इंशाल्लाह शुरू हो ही जाएगा। उसके साथ साथ क्या तब्दीलियां आएंगी और ये तमाम जो हुकूमती फैसले होंगे, जो भी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाती है और आगे आती है, वो कितनी बेहतर साबित होगी आवाम के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे और पहलू भी जो है वो सियासत से जुड़े होते हैं। आवाम का सबसे बड़ा मकसद जो है आज आम शहरी का जो सबसे प्रायोरिटी है, वो टॉप प्रायोरिटी उसका घर चलाना है, कि वो आसान अंदाज से अपने बच्चों की तालीम का खर्चा बर्दाश्त कर सके, अपने घर के बिल्स को पे कर सके, अपने घर का चूल्हा जला सके। तो आम आदमी जो है वो आने वाली हुकूमत से बस इतना ही एक्सपेक्ट करता है कि जो भी हुकूमत आए वो आवाम को रिलीफ दे, आवाम के हक में बेहतर साबित हो। कारोबारी हजरात के लिए भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा हों, लेकिन अगर आम शहरी, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे यहाँ ऐसी है जो सिर्फ अपने घर तक महदूद और अपने घर की बेहतरी और भलाई और सिस्टम का सोचती है, तो इंडिविजुअली सोचने से बेहतर ये है कि हम मुल्क की फलाह बहबूद के लिए सोचें। और क्योंकि सियासत में इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, तो इलेक्शन का जैसे ही दौर अब शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह फेब में जो है वो इलेक्शंस हो भी जाएंगे, तो अपने वोट की जो ताकत है उसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। अब्दुल रहमान, अगर बात करी जाए मुल्क की इकॉनमी की, तो एक्सपोर्ट हमने देखा है कि हमारी बहुत कम हुई है, इंपोर्ट हमारी जो है वो बढ़ गई है। तो अगर हम अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकते, तो किसी तरह से क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अपनी इंपोर्ट को कम करके दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकें, ताकि एटलीस्ट हमारे यहाँ जो है हालात बेहतर हो? सीनत, हमारे कुछ दहाइयों से जो इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बना हुआ है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट होती हैं, फिर उसके बाद वैल्यू एडेड करके एक्सपोर्ट की जाती है। बराह रास्त बहुत कम चीज़ें जो यहाँ पे एक्सपोर्ट हम करते हैं या जिनकी दुनिया को ऐसा ज़रूरत है। हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूरोप को है और वो इस वजह से है कि जीएसपी प्लस का स्टेटस मिला हुआ है। जिस दिन वो ख़त्म हो गया है, शायद यूरोप में भी हमारी एक्सपोर्ट ना जा सके। बहुत लोकल लेवल की यहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं। कोई दुनिया में ऐसी ब्रांड नहीं है जो हमारी नामवर हो, ना वो गारमेंट में है, ना किसी फूड आइटम में है। कहने को एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन यहाँ पर पाम ऑयल जो है वो $5 अरब का मंगवाया जाता है बाहर से, काटन मंगवाई जाती है, दालें मंगवाई जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पर दीगर चीज़ों, अदरक वगैरह, वो चीनी भी बाज़ औक़ात मंगवानी पड़ती है, गंदम मंगवानी पड़ती है। तो कहने को तो एग्रीकल्चर मुल्क होता है, लेकिन बहुत सारी जो है चीज़ें जब इंपोर्ट की जाती हैं तो इस पर प्रेशर पड़ता है। 2 साल कबल $10 बिलियन की फूड आइटम्स आ गई थी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से मसला बनता है कि यहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है, वो समझ लें कि बड़ी नेकी कर रहा है। जितनी यहाँ पर महंगी चीज़ें हो चुकी हैं, जितनी बिजली महंगी, गैस महंगी, लेबर महंगी है, तो ये कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करना ही बजाते खुद बड़ा काम है। बाहर से मंगवाना उसकी निस्बत आसान रहता है कि वो उनको सस्ता पड़ता है और आगे अपना प्रॉफिट रख के बेच देते। इस वजह से यहाँ पर इंपोर्ट का ज़्यादा हमेशा से ज़्यादा रहा है। तो क्या इलेक्शंस के बाद अगर हुकूमत चेंज होती है तो आपको लगता है कि हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे कोई अच्छे जो है खुशगवार असरात मुरतब होंगे? ये तो वान साहब बता सकते हैं। प्रेडिक्शन अगर करना चाहे तो सर आपको क्या लगता है, अगर आप थोड़ी सी पेशीन गोई भी कर दें हमारे देखने वालों के लिए, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर्स बड़े परेशान हैं इस टाइम पे। देखें जी, इस वक्त जो मौजूदा मुल्की हालात हैं वो को मुनासिब नहीं हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि हमारा तो स्लोगन है कि इंशाल्लाह उम्मीद से यकीन तक, तो ये मैं पेशीन गोई तो नहीं करनी चाहूँगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात की मदद शामिल हाल होगी, नीयत ठीक है, इरादे ठीक हैं, और इस मुसम्मम इरादे के साथ इंशाल्लाह हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो अभी उनका आपने जो उनकी पहली तकरीर मीनार पाकिस्तान वाली थी, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने दुखों का जहाँ पर जिक्र किया, उन्होंने
कौम के दुख का ज़्यादा जिक्र किया है। और इस जज्बे के साथ, इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ इंशाअल्लाह वो आएंगे और ऐलान हुकूमत है इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में हमें पूरी उम्मीद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। और उम्र के जिस हिस्से में हैं उन्होंने अपनी ख़ुद तकरीर में भी कहा है तो वो चाहते हैं कौम के लिए कुछ करना, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह एक्सपोर्ट हो, इम्पोर्ट हो, इस आम आदमी की ज़िंदगी हो, मज़दूर की, किसान की, इंशाअल्लाह इसको बेहतर करेंगे। ताजर भाइयों के लिए भी इंशाअल्लाह बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब पॉलिसीज़ बेहतर होंगी तो फिर उसके दूररस नताइज आते हैं। तो इसमें ये बात कौम को समझाने वाली बात है कि ये ऐसे नहीं होना कि ये कुछ चंद माह में हो जाए। इस पे एक मनसूबाबंदी के साथ जब काम होगा तो फिर इस पे मुझे पूरी उम्मीद है। और क्या हम उम्मीद रखें कि इस बार जो मनसूबाबंदी होगी वो लॉन्ग टर्म होगी, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बहुत बहुत शॉर्ट टर्म्स बनाई जाती हैं। जी ये देखें ना जी, ये बड़ा अहम नुक्ता है। इसमें कुछ ऐसे काम हैं, मसलन डेवलपमेंट का काम है, डेवलपमेंट के काम के हवाले से अगर वो ज़ाहिर ज़रूरत है तो जो मेन रोड्स हैं उनकी यकीनन इस मुल्क में ज़रूरत है, बड़े मंसूबों की ज़रूरत है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं समझता हूँ सेहत की, तालीम की वो सहूलतें हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि कुछ बैरूनी अगर अनासर के उसमें शामिल करें तो बैरूनी ताकतों को, बैरूनी ममालिक को, हमारे हमसाया ममालिक को भी इसकी ज़रूरत होती है। उसको साथ लेकर चलना और उसको साथ लेकर चलने के साथ साथ यकीनन मसलन मैं CPEC की बात करूँगा। CPEC अगर हमारा मंसूबा चलता है तो ये बड़ी माजरत के साथ कि इसमें जो कुछ भी हुआ वो हमारे मुल्क का नुकसान किया गया, और मुल्क का नुकसान नहीं किया गया, हमारे मुल्क की मईशत का नुकसान किया गया, हमारे आम आदमी का नुकसान किया गया। अगर वो मंसूबा सिर्फ एक मंसूबा अगर चलता तो 2021 में उसने इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाना था, और उस पर लोगों ने कितना इस्तेफादा करना था, आम लोगों को रोज़गार के कितने मौके मिलने थे, वो सारी की सारी बातें जो थी ना वो धरी की धरी रहेगी। तो लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि हम सिर्फ ये बात नहीं करना चाहते कि एतराज़ ही करे जाएँ, हमने इंशाल्लाह इस मुल्क को संवारना है, उसके लिए दिन रात मेहनत की ज़रूरत है, इंशाल्लाह करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी लीडरशिप इस बात की अहल है और उनके पास तजुर्बा है कि इंशाल्लाह वो मुल्क को सही समत की तरफ गामज़न करेंगे। बिल्कुल, और जैसे कि इलेक्शन आपने भी बताया कि करीब आ रहे हैं और पार्टी के इंटरनली बहुत सारे जो होते हैं वो मामलात होते हैं, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं इलेक्शन के लिए, क्या मंशूर होगा और कौन सी नई स्ट्रेटजीज़ हैं जो प्लान की जा रही हैं, और किस तरह से आप जो है वो दोबारा से आवाम का एतमाद बहाल कर सकेंगे? जी इसमें देखें जी, हमने तो आवाम के पास, आवाम की अदालत में जाना है, और मेरे ख़्याल में आवाम बड़ी बाशऊर हैं, बड़े समझदार लोग हैं। जो माजी में जो कुछ हुआ वो किसी को बताने वाली बात नहीं है, पूरी कौम को पता है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की 3 दफ़ा की हुकूमत को तीनों दफ़ा वो टेनओवर पूरा नहीं करने दिया गया, और उसी बात का दुख है। लेकिन मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह अब ये सिलसिला एक तो ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें जब ये आपने बड़ी प्यारी बात की है शॉर्ट टर्म मनसूबाजात की, और एक हमारे जो दूररस नताइज के लिए हमारे जो लॉन्ग टर्म मनसूबाजात हैं, उसमें हमने कुछ ऐसे मनसूबाजात बनाने हैं और कुछ ऐसे काम करने हैं कि जिसके लिए हमें इस कौम को अपनी ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए अगर चाहें तो वक्ती तौर पे अगर ऐसे काम कर दिए जाएं, उसमें वक्ती तौर पे तो हमारी वो शाबाश हो जाएगी, हमारी वो एक रिप्यूट बेहतर हो जाएगी। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मैंने मुल्क के लिए वो काम करने हैं जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद हो। जो उसमें हमने एक दो ऐसी बातें हैं जो मैं बड़े फ़ख्र के साथ बतानी चाहूँगा। मसलन एहसन इकबाल साहब हमारी जमात के मरकज़ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और वो हमारे मनसूबाबंदी के मिनिस्टर भी रहे हैं। बड़ा विजनरी आदमी है, और इत्तफ़ाक़न ऐसा 2-4 मरतबा उनके साथ बात हुई है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और पूरी उनकी टीम ने एक ऐसा मजबूत, अभी मैं इस पर सारी बात इसलिए खुल के नहीं करनी चाह रहा कि अभी वो हमारा प्रोसेस में है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि वो जिसको मैं समझता हूँ उसकी खराश तराश हो रही है। लेकिन सादा सा उसका जो मतलब है ना वो यही है कि हमने ऐसे मनसूबाजात इस मुल्क को इंशाल्लाह देने हैं जिसमें आम आदमी की ज़िंदगी की जो बेहतरी है वो सबसे पहले अव्वल हमारी तरजीह होगी, और उसके बाद हमारे आने वाले दिनों में हमारी कौम के लिए। अब ये देखें, ये तालीम का शोबा एक ऐसा शोबा है कि जिसमें अगर आप अपनी आने वाली नस्लों को, नौजवान नस्ल को उस तालीम से आरास्ता नहीं करेंगे जो जदीद तकाज़ों के मुताबिक हो और आने वाली हमारी ज़रूरतों का अहाता कर सके, उसकी बड़ी ज़रूरत है।
और उस पे इंशाल्लाह बड़े एहसन अंदाज से काम भी हो रहा है और उसमें किया भी जाएगा, बताया भी जाएगा इस कौम को। और बिलखसूस नौजवानों ने, चूँकि मुल्क की आइंदा बागडोर इन नौजवानों ने संभालनी है, अनाने हुकूमत इन लोगों के पास जाना है, तो उनकी ऐसी तरबियत इस वक्त करनी ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल में उनके कंधों पर ये बोझ डाला जाए तो वो इसको ऐसा अंदाज से उठा भी सकें और इस मुल्क की बागडोर संभाल कर इसको वैसा अंदाज से चला भी सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अवान साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। अब्दुल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बस दुआ गो है कि आने वाले वक्त में जो है वो हालात बहुत ज़्यादा साजगार साबित हों, जो भी पार्टी जो है वो हुकूमत में आए वो मुल्क और कौम का सोचे, और हमारी जितनी भी देखने वाली आवाम है, जितने भी हमारे शहरी जो इस टाइम पे परेशान हैं, उनकी परेशानियों का, उनके मसाइल का हल वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त वक्त छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। इंस्टिगेट होता है कि मैंने ये काम किया, दिस इज़ माई होम। और दूसरी इसमें मैडम जो बात है, जो होम गार्डनिंग का जो प्रोजेक्ट है, इसमें हम जो है यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, ख़वातीन की जो वुमेन यूनिवर्सिटी मदीना टाउन में गए हैं, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में गए हैं, DPS DMC स्कूल में गए हैं, और विमेन जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, विमेन क्लब में जा रहे हैं। तो हम ये सारा उनके साथ हमने फेसबुक पे लिंक ये बनाया, मतलब कंप्लीट एक हाँ जी, प्रोसेस है ये जिसके exactly, थ्रू जो है जी। इसे प्रमोट भी किया जा रहा है ताकि लोग भी इसे सीखें। थोड़ा लगाने के अगर तरीक़ेकार पे बात करें तो मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहती हूँ कि होम गार्डनिंग का प्रोजेक्ट तो सर ने बड़ी डिटेल से समझाया कि क्या है, किस तरह से इसको लगाने का क्या तरीक़ेकार है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम इस अपने प्रोजेक्ट में फैमिलीज़ जो हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। वो फर्स्ट कम और फर्स्ट ऑक्यूपाई बेसिस पे है कि जब हमारा सीज़न स्टार्ट होता है तो उस वक्त जो भी पहले हमसे कांटेक्ट करता है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो हम उनको रजिस्टर्ड कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद सबसे पहले तो हम जाके फिर उनकी जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं उनकी साइट सिलेक्शन करते हैं, जगह देखते हैं कि उनके पास घर है या उनके पास थोड़ी सी कोई ज़मीन है, क्या सूरत हाल है, को घर में 1-2 मरले जगह है, 3 मरले है, 4 है या 5 मरले जगह है, या बिल्कुल भी जगह नहीं है। उसके बाद फिर हम उसका लेआउट बनाते हैं कि अगर आपके पास 1 मरले जगह है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो और आप 5 इसमें सब्ज़ियाँ उगाना चाह रहे हैं, तो आपकी विश लिस्ट क्या है, आपके घर में के फैमिली मेम्बर्स क्या हैं। तो हो सकता है कि मुझे सैलड ज़्यादा पसंद हो, और घर में अबू हैं तो उनको शायद कैरेट्स का सैलड पसंद हो। अम्मी हैं, हो सकती हैं वो कहें कि जी मतलब मुझे तो साग चाहिए। तो वो सब की जो रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स हैं, वो विश लिस्ट हम सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि जी आपको क्या चाहिए, आप चाहते क्या हैं, और फिर आपके टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। तो उसके बाद फिर जो हमारे पास चॉइस है वो भी हम उनको पहले बताते हैं। हमारे पास गर्मियों और सर्दियों के लिए तकरीबन 40 के करीब मुल्की और गैर मुल्की सब्ज़ियाँ हैं, तो वो पूरी की पूरी हमारे पास लिस्ट है। तो वो हमारी कोशिश होती है कि वो भी हम उनके साथ शेयर करते हैं कि जी आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से, अपनी चॉइस बताएं। और उसके अकॉर्डिंगली फिर जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर हम सबसे पहले चार्ट करते हैं कि कितने कितने आपकी इसमें रोज़ या बेड्स हमने लगाने हैं एक एक वेजिटेबल के, वो आपका पूरा सीज़न वो आपको देता है। और ये सारे सीड्स आप प्रोवाइड करते हैं? जी, इनके जो सीड्स हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी कीमत के, हम सिर्फ बीज नहीं देते, हम उसकी पनीरी भी देते हैं। बहुत सारी सब्जियां हैं जो पनीरी से लगती हैं। अच्छा। बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं कि जो डायरेक्ट सीड होती हैं, जिनका हम सिर्फ सीड लगाते हैं। तो जिन सब्जियों का बीज लगता है उनका हम बीज उनको देते हैं, और जिनकी पनीरी लगती है तो वो पनीरी देते हैं। उसके अलावा फिर हमारी कोशिश ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम हमारी जो लोकल वेजिटेबल्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को ना खाएं जो एग्जॉटिक हैं, जो गैर मुल्कों जो सब्जियात हैं, तो उनको भी हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों में इंट्रोड्यूस करें। उसका सीड भी देते हैं, उनकी सीडलिंग भी हम उनको तैयार करके देते हैं, नर्सरी उनकी देते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ तरह के सलाद हैं, जैसे आइसबर्ग सैलड है, रेड लीफ लेटस है, ग्रीन लीफ लेटस है,
और फिर दूसरी सब्जियां जैसे और एक तो सुपर हमारे फूड्स में क्लाइमेट के लिहाज से इसकी नशोनुमा बिल्कुल सही अंदाज में होती है। जी बिल्कुल, ये हम ज़ाहिर है क्योंकि हमारा रिसर्च से जी बिल्कुल बैकग्राउंड है। जी जी जी। तो जो सब्जियां हमने यहाँ अब जो हम अपने सारे जो होम गार्डनर्स को दे रहे हैं, इन पे हमने पहले रिसर्च की हुई है, हमारा बैकग्राउंड ओके। है। पहले हमने इनको माइक्रो स्केल पे इनकी टेस्टिंग की और उनको एक्लेमेटाइज किया कि कौन सी वेजिटेबल्स जो नई हैं जो हमें यहाँ सूट कर सकती हैं और जो हमारा न्यूट्रिशन बाउल है वो इसको एक्सटेंड करती हैं। तो वो ओवर द ईयर्स, ये कई साल पहले की हमारी रिसर्च है। उसके बाद फिर हमने उनमें से सिलेक्ट किया कि कौन सी इसमें से अप्रोप्रिएट है, जो हमारी जो लोकल क्लाइमेट है उसको सूट करती हैं। फिर वही जो उनके जो सीड्स हैं या उनकी जो सीडलिंग्स हैं वो हम जो हमारे जितने भी होम गार्डनर्स हैं वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ फिर हमारे 4 सबस्टेशन भी हैं जहां हम डिमॉन्स्ट्रेशन ब्लॉक लगाते हैं। जैसे फैसलाबाद में हमारा ज़रई यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज में हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन इसका ब्लॉक है वो लगा हुआ है, वो सारा साल लगा रहता है टाइम टू टाइम। इसी तरह से जो हमारे सब कैंपसेस हैं तो वहाँ भी हमने डिमॉन्स्ट्रेशन ब्लॉक लगाए हुए हैं। 4 हमारे लोकेशंस में डिमॉन्स्ट्रेशन ब्लॉक हैं, वो ओपन हैं, उसमें स्कूल के बच्चे भी आके देख सकते हैं, आम ख़वातीन भी आके देख सकती हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने बिज़नेस के तौर पे इसको रन करना है वो लोग भी आके वहाँ से उनको विज़िट करते हैं। फिर जो एमएचओर्स हैं उनके लिए भी है, तो वो देखते भी हैं, उनको विज़िट भी करते हैं सारा साल, और फिर उनकी जो क्वेरीज़ हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो हम उनको एड्रेस भी करते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मतलब कि वो हम पूरा प्रोवाइड। प्रोजेक्ट जो सिर्फ लगाने का नहीं है, सिखाने का भी है। जी जी, ये लगाने का नहीं है, ये सिखाने का भी है। हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी हम पे डिपेंडेंट ना हो। हम ये चाहते हैं कि जो कुछ हमारे पास जो नॉलेज है वो हम उसको ट्रांसमिट भी करते हैं। हम चाहते हैं कि वो ट्रांसफ़र हो और हम हर एक जो हमारे साथ जो भी लोग आके अटैच होते हैं, कोई भी फैमिली है, कोई फार्मर है, तो हम चाहते हैं कि जो कुछ हमारे पास नॉलेज है वो पूरे का पूरा उसको हम चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो और वो सेल्फ सफिशेंट हो जाए। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम चाहते हैं कि आगे जैसे फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, नेचुरल क्लाइमेटिक डिजास्टर्स हैं, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, एपिडेमिक्स आ जाते हैं, जैसे अभी कोरोना आ गया था। तो बहुत सारे लोगों को फूड का इशू हो गया, फूड उगा नहीं सकते थे, ख़रीद नहीं सकते थे, पता नहीं था, घरों में बंद हो गए थे, क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त हमने सोचा कि जो लोग घरों में बंद हैं और कुछ नहीं तो वो मशरूम उगा सकते हैं। तो क्योंकि उसके लिए कोई आपको बाहर जगह इतनी नहीं चाहिए, आपको ओपन फील्ड्स मशरूम्स के लिए नहीं चाहिए, आपको क्लोज एनवायरनमेंट चाहिए, बंद कमरे चाहिए, घरों में आप बैठे हुए हैं। और फिर उसमें ये भी था कि जी पर्सन टू पर्सन आपने कांटेक्ट नहीं करना, एक दूसरे से आइसोलेट होना है। तो इसमें अगर एक एंटाइटी भी, एक इंडिविजुअल भी है, अगर एक बंदा भी है वो घर में अलग आइसोलेट होके बैठा हुआ है, तो वो भी जो मशरूम है वो उसको ग्रो कर सकता है। तो उसके बारे में भी हम अवेयरनेस देते हैं। और फिर ग्रो बैग्स हमने बनाए हुए हैं कि जो लोग कहते हैं कि जी हमें तो इसकी कंपोस्ट नहीं बनानी आती, तो वो हम उनको कंपोस्ट बनाने का जो पूरे का पूरा इसका तरीक़ेकार है वो बताते हैं। और उसके बाद पूरी उसकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो हमारा अपना इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज में लैब है, मेडिसिनल एंड मशरूम लैब, वहाँ हम तकरीबन सारा साल उस पर हम मशरूम्स पे मुख्तलिफ जो वैराइटीज़ हैं उन पे हम काम करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो भी हमने इसमें इनको इंक्लूड किया। दूसरा फिर हमारे कुछ सोशल फैक्टर्स हैं। अगर देखा जाए तो एक जो है बहुत ही बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से ना सिर्फ लोगों को पूरी गाइड किया जाता है बल्कि एक बहुत अच्छी मसरूफियत भी है ख़वातीन के लिए। बहुत ज़्यादा आप जब भी फ़ारग बैठते हो ना तो इधर उधर हमारा दिमाग भटकता रहता है, तो उससे बेहतर है कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, आपकी मसरूफियत भी बनी रहे और बहुत सारी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनकी बहुत ज़्यादा ऐसी जो है ना ओवर थिंकिंग हम करना शुरू कर देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से हम बच सकते हैं। होम गार्डनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसके हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं होम गार्डनिंग के हवाले से, क्योंकि हमने बड़ा ट्रेंड सुना था किचन गार्डनिंग के हवाले से कि घर में ख़वातीन जो है वो किचन गार्डनिंग करती हैं और उसमें भी बहुत सारी हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती, हमें पता नहीं होता किस तरह का सीड इस्तेमाल करें, खाद किस तरह की होनी चाहिए, ज़मीन में जो हमारी जो है वो नमी कितनी होनी चाहिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप किस तरह से होम गार्डनिंग कर सकते हैं, इसके क्या ऑप्शंस हैं। तो इसके हवाले से जो है आज का पूरा सेशन है जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और
हमारी ख़वातीन को और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए होता है। ख़वातीन का हमारे यहाँ कल्चर है कि खाना पकाना और दूसरों को खिलाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात समझी जाती है। हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं तो ख़वातीन कहती हैं कि चलो आज कुछ अच्छा पकाते हैं। तो कितना बेहतर हो कि अगर आपको बाज़ार नहीं जाना पड़े, आप अपने किचन से निकलें और आपका जो होम गार्डन है उसी से कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स लें और फ्रूट सैलड आप बना सकते हो, डिफरेंट तरह का वेजिटेबल सैलड्स बना सकते हो। उन वेजिटेबल्स को डिफरेंट तरह की डिशेज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे भी हैं और इससे हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल हमारे मार्केट में जो है वो उतनी फ्रेश और उतनी ताज़ी सब्जियां नहीं मिलती हैं। तो होम गार्डनिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे ना सिर्फ आप अपने घर में फ्रेश सब्जियां और वेजिटेबल्स हासिल कर सकते हो, बल्कि बहुत बड़ी मैं कहती हूँ कि आप इसमें अपना बजट भी जो है वो बहुत बैलेंस कर सकते हो। आपको महंगी महंगी सब्जियां और फ्रूट्स लेने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी मसरूफियत भी बनी रहेगी। अपने घर के सारे कामकाज से जब भी फारिग हों तो आप अपने होम गार्डन को जो है वो पूरा टाइम दें। और वैसे भी कहते हैं कि जो परिंदे हैं या आपके जितने भी पौधे हैं, ये जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं ना, ये सब इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं। तो आप इनसे बातें भी कर सकते हैं। तो आपको किसी भी दोस्त की भी ज़रूरत नहीं है, बस अपने ही होम गार्डन में जाएँ और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी सब्जियों के साथ, फ्रूट्स के साथ, और बस मज़े से ज़िंदगी गुजारें और अपनी हेल्थ को भी जो है वो बहुत बेहतरीन रखें। सर अगर थोड़ी सी बात करें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की इम्पॉर्टेंस की, तो हम देखते हैं कि हम खाने पीने को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, हर बंदा होता है। स्पेशली हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि अच्छे से अच्छी जो है ताज़ा ग़िज़ा देनी चाहिए। तो सब्जियों की और फ्रूट्स की कितनी अहमियत है। और सेकेंडली हमने ये भी देखा है कि आजकल जो है वो डिफरेंट तरह के केमिकल और हार्मफुल जो है केमिकल स्प्रेस का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके कितने ज़्यादा नुकसान हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। सब्जियों और फलों की जो अहमियत है ये एक इंसानी लाइफ में इसकी की इम्पोर्टेंस है। और इसमें जो लोग भी सब्जियां खाते हैं, हमारा जो शहर है ये एक सनती शहर है, मज़दूरों का शहर है, अरिस्टोक्रेट्स का शहर है। हमारे शहर में जो ट्रेंड हैं, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके मटन, चिकन और उसके दूसरे जो बाई प्रोडक्ट खाने को तरजीह देते हैं, और ये सारे के सारे जो है डायरेक्ट जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आउटसोर्सिंग बनते हैं, जो उसके क्लाइंट बनते हैं जी। तो अब जिसमें ओबेसिटी है, हार्ट अटैक है, शुगर है और कैंसर है, ये इतनी कॉमन हो गई हैं कि पहले कभी कभार किसी को कैंसर का पेशेंट, अब हर दूसरा तीसरा बंदा है जो है अपना टेस्ट करा रहा है, हार्ट का कुछ स्टंट डलवा रहा है, कुछ कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो है जो लोग भी खाते हैं वो हार्ट अटैक से बच जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट हैं, और इसमें जनाब कैंसर से बच जाते हैं, हार्ट अटैक से, डायबिटीज़ जो है इसने इंसानी ज़िंदगी को खोखला कर दिया है। पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जो है वो डायबिटीज़ का मरीज़ है। और हमारे जब घरों में जब हम बजट बनाते हैं तो हम ज़्यादा तादाद जो है मटन की, चिकन की और दूसरी चीज़ें रखते हैं, तो बहुत कम लोग जो हैं फ़िश को और सब्ज़ियों को, और दालें और सब्ज़ियां जो हैं ये इतने सोर्स ऑफ विटामिन हैं, इतनी इनमें प्रोटीन है, इतने इसमें एनर्जी है कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार जो है गुजार सकते हैं। और दूसरा इसमें ये है कि जो घर में अगर आपके घर में टमाटर लगे हुए हैं, वहाँ से तोड़कर जब आप अपनी हंडिया में इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो खुशी है, जो ग्लैमरस है, वो आप बाज़ार से ख़रीद कर टमाटर का नहीं इंजॉय कर सकते। रेड पेपर है, ग्रीन पेपर है और जितने भी हैं, ऑनियन है, सारा कुछ है अपने घर का होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम अपने घर का बजट बनाएं तो वेजिटेबल और फ्रूट से हमारी लाइफ में, हमारे ज़माना 25 साल पहले तो ये लोग कहते थे जी कि आम जो लो इनकम वाले लोग हैं वो सब्ज़ियाँ और दालें खाते हैं। अब जितने जितने बड़े कार्डिक स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं, उनके आप प्रेस्क्रिप्शन देख लें, उनमें 90% फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्रेस्क्रिप्शन शामिल होता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो वेजिटेबल हम तक पहुँचती है, हमारे मुल्क में 100 अरब रुपए की पेस्टिसाइड सालाना हम बाहर से मंगवाते हैं। तो ये जो 100 अरब की पेस्टिसाइड है, इसमें 80% पेस्टिसाइड जो है ये हमारी ज़मीन में चली जाती है, हवा में चली जाती है, पानी में चली जाती है। और एक रिसर्च के मुताबिक बहुत सारी थोड़ी सी दवाई जो है जो कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होती है, बाकी सारी की सारी जो है पेस्टिसाइड हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल में रह जाती है। और उसको 1 दिन पहले, 2 दिन पहले स्प्रे हुई होती सब्ज़ी, अगले दिन ही वो मार्केट में और उसी दिन हमारे घर में आ जाती है। और उसके जो सबसे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जो है कैंसर का जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है,
It's a documented evidence that cancer originate from the unjudicious use of pesticide. जो पेस्टिसाइड जो हैं कीड़े मार अद्वियात का गैर मुनसफाना बिला वजह बेजवाब इस्तेमाल की वजह से ये कैंसर होता है। और उसमें हमने एक हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी में 2 PhD स्टूडेंट ने रिसर्च की है। पंजाब के 5 मुख्तलिफ जो है, लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, बहावलपुर है, सरगोदा, इसमें हमने मुख्तलिफ फलों और सब्जियों के सुबह सुबह मार्केटों से जाकर सैंपल लिए। उन सैंपल्स को लेकर हम अपनी लेबॉर्ट्री में लेकर आए, उनके सैंपल तैयार किए, फिर उनका रेजिड्यू एनालिसिस किया। तो हमने ये देखा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पैमाना मुकर्रर किया है जिसको कहते हैं MRL, मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, कि एक फल और एक सब्ज़ी में अगर इतनी जहर की दवाई आ जाए तो वो काबिल इस्तेमाल है। तो वो जो है हमने 5 मार्केटों में वेजिटेबल और फ्रूट के सैंपल लिए। 60% सैंपल जो हैं वो अनफिट थे और उनमें मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट जो हैं वो क्रॉस थे WHO की लिमिट। W हेल्थ और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो MRL के लेवल दिए तो 12 मिलीग्राम ओवर 1000 ग्राम में अगर 12 मिलीग्राम जहर है तो वो एक्सेप्ट हो सकती है। तो ये जो है MRL की स्टडी जो है ये बताती है कि जो सब्जियां और फल हम बाहर से लेते हैं अगर हम उनको धोकर नहीं खाते और उनको प्रॉपर वाश नहीं तो उसके असरात डायरेक्ट हम पे होते हैं। तो जब आप घरों में सब्जियां उगाते हैं जिस तरह डॉक्टर मुजम्मिल जहांगीर बता रहे थे, इसमें हम बहुत कम वेरी रेयर जो हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं और इसके जो है कीड़ों का भी नहीं है अमल दखल, उसको भी हम मैनेज करते हैं, बीमारियों से भी पाक हैं। ये सब्जियां जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें हमारी बॉडी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सिर्फ मीट से नहीं पूरी हो सकती, वो मटन से पूरी नहीं हो सकती। और इसमें आप बहुत खौफनाक बाईपास, हार्ट अटैक और जो सडन डेथ होती है, पहले जो है माशरे में जो है कि कंसेप्ट ही नहीं था हार्ट अटैक। अब ये है कि हम लोग जो है इतने इल इन्फॉर्म्ड हैं। अमेरिका में जो भी एक फैमिली है जब वो अपने घर का बजट बनाती है तो उसमें 20% 40% वो हेल्थ का पैसे फिक्स करती है, वो रेगुलर अपने टेस्ट कराते हैं। हमारे यहाँ इतनी जो बेइल्मी है, हमारे बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं कराते कि खुदा ना खास्ता कुछ चीज़ ना निकल आए। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, फिर एकदम वो सड़क पे गिर पड़ते हैं, 1122 उठा के लेके जाती है। तो ये जो है जब आप हेल्थ का बजट बनाते हैं, अपने हेल्थ के लिए पैसे रखें, सब्जियों के लिए पैसे रखें, दालों के लिए पैसे रखें और ये जो है इसमें पेस्टिसाइड से फ्री सब्जियां इस्तेमाल करें। और MRL का जो लेवल है इसमें डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान की सहर अंगेज़ क़यादत में हमने पंजाब गवर्नमेंट में पार में एक रेजिड्यू एनालिसिस लेबॉर्ट्री का फंड के लिए रिक्वेस्ट की है, प्रोजेक्ट जमा कराया है। वो जो जब लेबॉर्ट्री बन जाएगी तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में रजिस्टर होने के लिए आएंगे उनका रेजिड्यू एनालिसिस होगा, फिर उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। अब भी पाकिस्तान में एक लेबॉर्ट्री काला शाह काकू जो है अयूब रिसर्च की लेबॉर्ट्री है और प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ लेबॉर्ट्रियाँ हैं जो कि इनके जहरीले असरात को चेक करती हैं। और दुनिया के एडवांस कंट्रीज़ में पहले दवाइयों का रेजिड्यू एनालिसिस होता है, फिर वो इस्तेमाल के लिए आते हैं। हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट जो है अब इस पर एफर्ट कर रही है, एक्रीडेटेड लैब बनेगी, वही दवाइयाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल होंगी जिनके जहरीले असरात कम से कम होंगे, अगर होंगे तो वो MRL की लिमिट से कम होंगे। और वो जो फल, वो जो सब्जियां जब हमारे घरों में आएंगी वो हमारी ज़िंदगी में खुशगवारियत लाएंगी, सेहत लाएंगी। और हमें एक और फैक्टर जो है, जो डिप्रेशन जो है इस हमारे माशरे को खोखला कर दिया है। हर आदमी जो है वो रातों रात हर चीज़ हासिल करना चाहता है, मेहनत का रुझान ख़त्म हो गया। तो अगर आप ये देखें कि ये सब्जियां और दालों का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। सिंपली अगर कहा जाए तो हम अगर मेडिसिन से बचना चाहते हैं तो हमें जो है वो फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स पे आना चाहिए। और किस तरह के वेजिटेबल और फ्रूट्स आप अपने घरों में उगा सकते हैं अगर आपके पास जगह नहीं है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से डिफरेंट तरह के लोगों को बुलाते हैं ताकि आपकी सेहत पे हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकें। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो हमारी रूटीन होती है कि हम किस तरह का जो है वो सब्जियाँ खा रहे हैं, किस तरह का फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो अनफॉर्चुनेटली महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों की पहुँच से फ्रूट स्पेशली बहुत दूर हो गया है। तो आपके रसाई में फ्रूट भी हो सकते हैं, सब्जियां भी हो सकती हैं और वो बहुत ताज़ा, फ्रेश और आपके घर से हो सकती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आपका बजट भी नहीं जाएगा, आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और ताज़ा सब्जियां फ्रूट खा के अपनी हेल्थ को भी कंप्रोमाइज़ किए बगैर एक जो बेहतरीन लाइफस्टाइल है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमारा मकसद आपकी मसाइल को, आपकी परेशानियों को दूर करना और आपकी सेहत को बेहतर बनाना है। और इसके लिए एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट जो है वो फैसलाबाद में और दीगर शहरों में भी स्टार्ट हुआ है। होम गार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंप्लीट अवेयरनेस हो कि किस तरह से आप बेहतरीन अंदाज में जो है वो होम गार्डनिंग कर सकते हैं। उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे क्लाइमेट चेंज का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस तरह की जो सब्जियां और फ्रूट हैं वो पाकिस्तान में हमारे इन्वायरमेंट के और हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम उसे बो सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमने बड़ी तफसील से जानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन हम क्योंकि हमारा क्लाइमेट किस तरह का है और हम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घरों में बाआसानी कौन से ऐसे फ्रूट्स और सब्जियां हैं जिन्हें एक तो उगा सकते हैं, एंड सेकेंडली अगर हमारे पास जगह नहीं है ज़मीन में तो हमारे पास और कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम गार्डनिंग कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि जैसे अभी सर्दी की आमद है, हम इस तरह से करते हैं कि हम एक ही मरतबा अपनी सारी वेजिटेबल्स को ग्रो नहीं करते, हम इसको सक्सेशंस में ग्रो करते हैं। जैसे अभी ये विंटर सीज़न शुरू हो रहा है तो हम इसमें जो विंटर की जो सर्दियों की सब्जियां हैं उनको हम 4 मरतबा लगाएंगे, तकरीबन एक एक महीने के गैप के साथ लगाएंगे। तो यही रूल हर घर में भी हम फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं कि आपने एक ही मरतबा सारी वेजिटेबल्स आपने अपनी सो नहीं करनी, ताकि उसके बाद फिर ये हुआ कि जिस वक्त ये सब्जियां तैयार होती हैं तो फिर ये लगातार आपको 3 से 4 महीने तक मिलती रहती हैं। अगर हम एक ही वक्त में सारी सब्जियां लगा देंगे जैसे कमर्शियली लोग ग्रो करते हैं तो वो एक ही वक्त में तैयार होंगी, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में आप उनको कंज्यूम करके और फिर आप कहेंगे जी मेरा तो गार्डन बिल्कुल ही अब फारग हो गया, अब इसमें कोई चीज़ नहीं उगी हुई। तो हम उनको रोटेशन में ग्रो करते हैं। सबसे पहले तो जो इसका रूल ऑफ थंब है वही है। उसके बाद है फिर सीज़न की बात। जैसे अभी विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो इसमें जो सर्दियों की सब्जियां हमारे पास, उसमें कैरेट्स हैं, कैरेट्स में हमारे पास येलो कैरेट्स हैं, रेड कैरेट्स हैं, बेबी कैरेट्स हैं, और फिर मल्टी कलर्ड जो कैरेट्स हैं, इस तरह से 3-4 उसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हम रिकमेंड करते हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास जो रेडिश है, मूली जिसको हम कहते हैं, उसमें हमारे पास वाइट कलर की भी हैं और लंबी मूलियाँ भी हैं, गोल मूलियाँ भी हैं, कलरफुल भी हैं, बहुत सारे मल्टी कलर में भी हैं। तो वो सारी ऑप्शंस हम करते हैं। फिर टर्निप्स हैं हमारे पास। एक तो हमारे लोकल टर्निप्स हैं वो हम उनसे यूज्ड हैं, येलो कलर में भी हैं और पर्पल भी हैं। उसके साथ साथ हम जो जर्मन टर्निप है जिसको हम नॉल हॉल भी बोलते हैं, वो भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ, तो उसको सैलड के लिए लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश कंजप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसका टेस्ट भी बेहतर है और उसमें जो रवायती कड़वाहट है हमारे उसमें, तो वो उसमें नहीं पाई जाती, स्वीटिंग टेस्ट है। फिर हमारे पास सैलरी है, पार्सले है, तो ये लीफी वेजिटेबल्स हैं। तो आमतौर पे हम सिर्फ कोरिएंडर या धनिया ही इस्तेमाल करते हैं। तो सैलरी या पार्सले इनको बड़े आराम से आप पॉट्स में भी उगा सकते हैं और 4 से 5 महीने तक बड़े आराम से इनकी मल्टी कटिंग्स आते हैं। आपने एक दफ़ा इसको काट लिया, ये फिर दोबारा से उगाती है। तो इसको आप फ्रेश भी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा इनको आप ड्राई करके और इसका पाउडर बना के इसको थ्रू आउट द ईयर हम जितनी भी हमारे डिशेस हैं तो उनमें एज ए फ्लेवरिंग एजेंट हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास लीक है, शैलेट्स हैं, जिसको आम लफ्ज़ों में लोग कहते हैं सब्ज़ प्याज दे दें, तो उसमें भी जी हमारे पास ऑप्शंस हैं काफ़ी सारी। तो वो प्याज के अलावा जो एक्चुअल इस पर्पज़ के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी हमारे पास हैं, वो भी उसका भी हम जो सीड है वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पीज़ हैं, पीज़ में हमारे पास जो ग्रीन पीज़ हैं वो भी और मल्टी कलर्ड पीज़ भी हमारे पास हैं। जी जी। और उसके अलावा मशरूम के हवाले से भी आपने बात की। मशरूम्स में हमारे पास काफ़ी चॉइस है। उसमें हम वाइट ऑयस्टर मशरूम, ग्रे ऑयस्टर मशरूम, किंग ऑयस्टर मशरूम और जो बटन मशरूम है,
ये आमतौर पे इसके बारे में इनके बने बनाए बैग जिनको हम ग्रो किट्स हैं कहते हैं, तो वो तैयार करके एक एक बैग एक एक फैमिली को हम देते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कि जी आप देखें। तो उन्होंने करना सिर्फ ये होता है कि उस पर पानी स्प्रिंकल करना होता है, आम जो जिससे हम कपड़े इस्त्री करते हैं वो वही वाले शावर से, तो वो मशरूम उनके घरों में ही उगाती है। और जो लोग फिर ज़्यादा इंटरेस्टेड हों तो उनको हम इसकी जो कंपोस्ट की टेक्नोलॉजी है कि इसकी कंपोस्ट कैसे बनती है और इसका स्पॉन आपने कैसे ऐड करना है, वो सारे के सारा उसके बारे में भी हम उनको ब्रीफ करते हैं। और उनके लिए फिर चॉइस ये होती है कि जिन लोगों के लिए इजी है वो हमारी लैब विजिट कर सकते हैं एक्सपोजर विजिट के तौर पे, दे आर ऑलवेज वेलकम। बस ये है कि आप हमें इंटीमेट करके पहले बता के आएँ कि आप लोगों ने आना है, तो वो हमारी लैब्स हम वहाँ भी डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। वहाँ तकरीबन सारा साल हमारा मशरूम पे काम होता रहता है, सिर्फ जो गर्मियों के जो एक्सट्रीम 2 मंथ्स हैं। और डेली बेसिस पे अगर देखें तो कितने विजिटर अगर डेली का बताएं तो लोग आते हैं और कितना ज़्यादा मतलब वो सेशन कैसा रहता है? जी हमारा इस तरह से होता है कि सिर्फ होम गार्डनिंग नहीं है, हमारी टीचिंग भी है, क्लासेस भी हैं। हाँ जी। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ओपन है, वो हर वक्त जो भी फील्ड में जाता है वो देख सकता है। फिर जो फार्मर्स हैं जो सीखना चाहते हैं तो वो गिलगित से कराची तक वो हमें अप्रोच करते हैं। हाँ। टेलीफोन पे भी फिर मेरा नंबर है अक्सर लोगों के पास, वो यूनिवर्सिटी के थ्रू हमें अप्रोच कर लेते हैं। और फिर जिन लोगों के लिए यहाँ हमारे पास आना मुमकिन ना हो तो उनको आमतौर पे हम अपना जो लिटरेचर है वो व्हाट्सअप कर देते हैं। हमारा होम गार्डनिंग का एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। आपकी सब्जी पे कोई मसला आ रहा है, कोई कीड़ा आ गया है, कोई बीमारी आ गई है, तो पॉसिबल नहीं होता हमेशा कि हम फ़ौरन वहाँ पहुँच जाएं या आप वहाँ से आ जाएं। तो फिर हम कहते हैं कि जी आप उसकी वीडियो बना के आप हमें सेंड कर दें, तो हम उसको डायग्नोसिस करके उसकी जो भी ट्रीटमेंट है उसके बारे में जिस वक्त भी हमारे पास टाइम हो तो हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो मतलब हमने इसको ओपन रखा हुआ है कि अगर आप फिज़िकली वहाँ आ सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप फिज़िकली आपके लिए वहाँ आना मुमकिन नहीं है तो आप हमें उसकी वीडियो सेंड कर दें या आप हमें वॉइस मैसेज सेंड कर दें। तो अकॉर्डिंगली हमें आमतौर पे जो भी क्रॉप हमने उगाई होती है तो हमें पता होता है कि इसके पूरे लाइफ साइकिल में इसके साथ क्या होना है, तो वो जो भी प्रॉब्लम है उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है तो हम लोगों को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो इसके अलावा पिंक ऑयस्टर मशरूम है, नई हमारी एक मशरूम है, तो उसके के भी अच्छा हमें रिस्पांस आ रहा है। तो उसके बारे में भी जो भी गाइडेंस चाहिए होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे पास और मुख्तलिफ वेजिटेबल्स हैं, जैसे केल है तो सुपर फूड के तौर पे दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। नंबर ऑफ वैरायटी के जो बहुत ज़्यादा वैरायटी में है। जैसे कि आपने बताया कि होम गार्डनिंग जो प्रोजेक्ट है 2021 से स्टार्ट हुआ, तो अब तक कितना प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा जो है वो कामयाब रहा है, लोगों का फीडबैक इस हवाले से क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी पहले साल तो इतना पहला जो हमारा सीज़न था इतना रिस्पांस नहीं था, क्योंकि लोग ये समझते थे शायद बस ये बीज देंगे और चले जाएंगे, उसके बाद हमें कोई पूछेगा नहीं। हाँ। जैसे आमतौर पे होता है कि फ्री भी वो उनको शायद ये था, वो शायद थे कि शायद ये कंसल्टेंसी मांगेंगे, ये हमसे पैसे डिमांड करेंगे। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में लोग किचन गार्डनिंग के नाम से उन्होंने अपने क्लब्स और इस तरह के चीज़ें बनाई हुई हैं, तो वो फिर भारी कम फीसेस चार्ज करते हैं, पैसे डिमांड करते हैं कि जी हम आपको कंसल्टेंसी देंगे, आप इतने पैसे हमें दें। तो लोग ज़रा शाये थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं ये तो हर चीज़ फ्री है और मतलब उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है। और अब तो क्योंकि आप देखें महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, कोई भी सब्ज़ी आपको 100 रुपये किलो नहीं मिलती। पिछले दिनों तकरीबन 1 महीना पहले जो अदरक है वो 1600 रुपये किलो, तो मैं खुद अपने घर के लिए ख़रीद के लाया हूँ और ख़ुद मैंने ख़रीदी है। तो अब जो वेजिटेबल्स हैं वो भी लग्जरी में आ गई हैं, वो अब है तो अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेपल फूड, लेकिन अब वो लग्जरी ही है। उसका अगर आपके 5 से 6 फैमिली मेम्बर्स हैं तो 4 से 5 लाख का आपका ऑन एवरेज उसका बजट है 1 साल का। तो अब लोग बहुत ज़्यादा मतलब हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो लेकिन जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें हम उनको जितना गाइड कर सकते हैं तो जितने ये पैकेजेस हैं वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ फिर फ्री जो कंसल्टेंसी है, कोई भी उन्होंने मशवरा लेना है वो फ़ोन पे हमें जब चाहें वो हमें कॉल कर सकते हैं, तो हम उनके लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग हमें अप्रिशिएट मतलब कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत कामयाबी से चल रहा है। विश यू बेस्ट ऑफ लक के ये जो आगे भी आने वाले दिनों में है लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को समझें, ना सिर्फ समझें सीखें और इस ट्रेंड को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इससे हमारी सेहत बहुत बेहतरीन होगी और हम अपने घरों में जो है एक मसरूफियत भी मिल जाती है ख़वातीन के लिए, और हमारी ख़वातीन को पौधे मिल जाए तो मुझे लगता है
इससे ज़्यादा खुशी की बात उनके लिए कोई नहीं हो सकती। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त निकाला और अपने पूरे प्रोजेक्ट को इतनी डिटेल से हमारे देखने वालों को समझाया। और आई एम श्योर कि जितने भी देखने वाले हैं उनके भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि अगर वो होम गार्डनिंग करना चाहते हैं और उनको नहीं पता है तो किस तरह से वो गाइडेंस ले सकते हैं, अपने घर में अपने सब्जियां और फल उगा सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।